अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के ब्राइट केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्वांटम नंबर। यानी कि आज हम लोग देखेंगे कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं, कितने क्वांटम नंबर यूज़ होते हैं एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए। बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर हम लोग देखते हैं कि 4 क्वांटम नंबर यूज़ किए जाते हैं, जिनकी मदद से हम लोग इजीली डिटरमाइन कर लेते हैं कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस जगह के ऊपर पाया जाता है। जब हम लोगों ने बोहर का मॉडल पढ़ा था, बोहर के मॉडल के मुताबिक हम लोगों ने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है उसको पार्टिकल सफर किया जाता था, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द फिक्स ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, ठीक है। ये हम लोगों ने जब बोहर का मॉडल पढ़ा था तो उस वक्त डिस्कस किया था। लेकिन बाद में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को जब देखा, इनके मुताबिक इलेक्ट्रॉन एक वेव है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो कि वेव है वो इस तरह रिवॉल्व करेगी, ठीक है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ठीक है। 3 डायमेंशन के अंदर रिवॉल्व करेगी इलेक्ट्रॉन जो वेव है, ठीक है। अब बोहर के मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन वेव है और ये एक साबित भी हो गया था। डेविजन और जर्मर इन दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए पता चल गया था कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन एक वेव है, ठीक है। अब वेव इलेक्ट्रॉन को तस्वर करना वेव के तौर पर, ठीक है, और एटम के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना, एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना, वो मॉडल जो एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रॉन को तस्वर करके एज अ वेव, उसे कहते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। यानी कि इस मॉडल के ज़रिए एक्सप्लेन हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो किस तरह रिवॉल्व करती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन एक वेव है। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च चलती रही। एक साइंटिस्ट थे श्रोडिंजर, इन्होंने क्या किया, इस वेव की इक्वेशन डिटरमाइन कर दी। इलेक्ट्रॉन जो कि एक वेव है, ठीक है, ये वेव है जो जैसी भी वेव है जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। कोई भी साइंसदान ये डिटरमाइन नहीं कर सका कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेव इक्वेशन क्या है। श्रोडिंजर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, उस वेव की इक्वेशन डिटरमाइन कर दी। उस वक्त साउंड की जो वेव थी उसकी इक्वेशन डिटरमाइन थी, ठीक है, यानी कि हमें पता था। और जो लाइट है, लाइट की इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए भी एक फार्मूला था। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो वेव है इसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई फार्मूला नहीं था। लेकिन श्रोडिंजर, एर्विन श्रोडिंजर, इन्होंने क्या किया, एक इक्वेशन दे दी। ये इक्वेशन इन्होंने दी जो कि यानी कि इलेक्ट्रॉन की वेव को रिप्रेजेंट करती है, उसको एक्सप्लेन करती है। अब ये जो इक्वेशन है हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है, इसको ना तो हम लोगों ने सॉल्व करना है। ये जस्ट मैंने आपको बताया था कि ये वाली इक्वेशन दी थी श्रोडिंजर ने जो इलेक्ट्रॉन की वेव को शो करती है, उसकी वेव को रिप्रेजेंट करती है। जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हम लोग को 3 वेरिएबल्स मिलते हैं, ठीक है। वो एक्चुअली जो 3 वेरिएबल्स होते हैं वो इशारा कर रहे होते हैं क्वांटम नंबर की तरफ। यहाँ से हमें क्वांटम नंबर के कंसेप्ट के बारे में पता चला। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हम लोग को 3 क्वांटम नंबर के बारे में आइडिया मिलता है। वो कौन कौन से क्वांटम नंबर हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये 3 क्वांटम नंबर के बारे में हमें किस इक्वेशन ने आइडिया दिया? श्रोडिंजर की वेव इक्वेशन को जब हम लोगों ने सोल्व किया तो हमें इन 3 क्वांटम नंबर के बारे में पता चला। 4 क्वांटम नंबर है टोटल, ठीक है। जो चौथा क्वांटम नंबर है जिसे हम लोग कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, वो यहाँ से नहीं आया, ठीक है। ये इस क्वांटम नंबर के बारे में आइडिया हमें इस इक्वेशन से नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ 3 क्वांटम नंबर। एन रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, एल रिप्रेजेंट करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर को और एम रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, ठीक है। जब ये डिस्कवरीज होगी क्वांटम नंबर के बारे में पता चला गया क्वांटम नंबर एक्चुअली होते क्या हैं, ठीक है। क्वांटम नंबर हमें बताते हैं एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका कंप्लीट एड्रेस के बारे में हमें बताते हैं। जिस तरह हमें पता है कि हम लोगों ने किसी जगह के ऊपर जाना हो तो हमें अगर उसका कंप्लीट एड्रेस पता हो तो हम लोग इजीली उस लोकेशन के ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब ये जो 3 क्वांटम नंबर है ये बताते हैं कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है उस एटम के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो एक वेव है, वो 3 डायमेंशन के अंदर रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। और ऐसा रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के ज़्यादा से ज़्यादा इम्कानात होते हैं उसको कहते हैं ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट जो होता है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल ये दोनों डिफरेंट टर्म है, ठीक है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल,
ऑर्बिटल जो होती है वो 3 डायमेंशनल स्पेस होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। और जो ऑर्बिट होता है ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट होता है, सर्कुलर पाथ होता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। लेकिन ऐसा रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के ज़्यादा से ज़्यादा इम्कानात होते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, उस रीजन को कहते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, अब ऑर्बिट के बारे में हम लोगों को अब ऑर्बिट के बारे में भी हम लोग को पता चल गया। और ऑर्बिटल क्या होती है, और ये कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, और वेव की जो क्वेश्चन है वो श्रोडिंगर ने दी थी। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हम लोग को 3 क्वांटम नंबर के मतलब पता चलता है। ठीक है, 3 क्वांटम नंबर का आइडिया मिलता है इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर। इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, जो मॉडल इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर को बताता है एज अ वेव तस्वर करके इलेक्ट्रॉन को, उसे कहते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो क्वांटम नंबर है बेसिकली एन क्वांटम नंबर क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, एल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, और एम जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर ये हमें क्या चीज़ बताता है। अब जो क्वांटम नंबर होते हैं ये क्वांटम नंबर एक एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को बताते हैं। जिस तरह हमें पता है कि हम लोगों ने अगर किसी के घर जाना होता है, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि वो किस सिटी में रहता है, और किस सिटी के बाद हम लोग चेक करते हैं कि वो किस कॉलोनी के अंदर रहता है। अगर कॉलोनी का पता चल जाए तो हम लोग स्ट्रीट नंबर देखते हैं कि वो कौन सी स्ट्रीट के अंदर रहता है, फिर उसके बाद देखते हैं कि वो हाउस नंबर कौन सा है। अगर ये सारी चीज़ें हम लोग को पता चल जाए तो हम लोग एग्जैक्ट उस पोजीशन के ऊपर पहुंच जाएंगे जिस पोजीशन के ऊपर हम लोगों ने पहुंचना होता है। ठीक है, जो हम लोग ट्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक एटम में किस जगह के ऊपर पाया जाता है, अगर हम लोग को इन क्वांटम नंबर के बारे में आइडिया हो, ठीक है, तो हम लोग इजीली डिटरमाइन कर लेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिट के अंदर किस जगह के ऊपर है। ठीक है, अब जो एन है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और एल रिप्रेजेंट करते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एम रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एस रिप्रेजेंट कर रहा है स्पिन क्वांटम नंबर को। सबसे पहले देखते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या चीज़ है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। ठीक है, अब अगर एन की वैल्यू हमारे पास स्टार्ट हो रही है 1 से, ठीक है, अगर एन की वैल्यू 1 हो तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कौन से ऑर्बिट को, कौन से शेल को। बेसिकली ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये ऑर्बिट्स के बारे में हमें आइडिया देता है, शेल के बारे में आइडिया देता है कि शेल का साइज़ कितना होगा। ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होते हैं। मसलन ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो ऑर्बिट्स होते हैं, इन ऑर्बिट्स के बारे में जो आइडिया देता है क्वांटम नंबर, वो हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये हमें बताता है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसे कहते हैं के। ठीक है, दूसरा ऑर्बिट होता है उसे कहते हैं के एल शेल, और जो तीसरा ऑर्बिट होता है उसे कहते हैं एम शेल। इसके बाद जो चौथा ऑर्बिट होता है उसे कहते हैं एन शेल। अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 होती है, n की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से, n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। ठीक है, n की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से, अगर 1 होगी तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है k शेल को, अगर 2 होगी तो रिप्रेजेंट कर रहा है l शेल को, अगर 3 होगी हमारे पास k की वैल्यू तो वे m शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर 4 होगी तो वो n शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से हमें पता चल गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिकली एक जो ऑर्बिट्स होते हैं उनका साइज़ कितना होता है। ये साइज़ के बारे में बताता है कि k शेल है उसका साइज़ छोटा होता है, m शेल का एल शेप बना होता है, और एन जो होती है, एन शेल होता है, उसका साइज़ इन सब शेल से बड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ से हमें पता चलता है कि एनर्जीज़ के बारे में। एनर्जी जो होती है हमें पता है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज़ करती है। एन शेल जो है इसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, सबसे कम जो एनर्जी होगी जिस ऑर्बिट की होगी वो हमारे पास है के शेल। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया ऑर्बिट्स के बारे में। ठीक है, ऑर्बिट का साइज़ क्या होता है ये बेसिकली बताता है हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा क्वांटम नंबर जो है वो हमारे पास है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें आइडिया देता है एक शेल के अंदर जो सब शेल होते हैं उनके बारे में हमें बताता है। ठीक है, हमें पता है कि जो शेल है, शेल के अंदर मज़ीद छोटे छोटे शेल्स होते हैं जिसे हम लोग सब शेल्स कहते हैं। ठीक है, अब जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एल से। ठीक है, एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एल की वैल्यू है जो 0 से स्टार्ट होती है। जब एल की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, ठीक है, ये मैं इधर एल लिख लेता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ नेम ऑफ सब शेल, यानी कि अगर एल की वैल्यू 0 होगी तो सब शेल कौन सा होगा, एस सब शेल होगा। ठीक है, रिप्रेजेंट करेगा। अगर एल की वैल्यू 1 होगी तो वो कौन से सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा, पी सब शेल को। ठीक है, अगर एल की वैल्यू 2 होगी तो वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास एस पी डी सब शेल को। ठीक है, अगर हमारे पास एल की वैल्यू 3 है तो वो रिप्रेजेंट करेगा एफ सब शेल को। ठीक है,
अब जो शेप होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर में बताता है कि जो सब शेल होती है उनकी शेप के बारे में हमें बताता है। जो एस सब शेल होता है उसकी शेप होती है स्फेरिकल, ठीक है। इसके बाद जो पी सब शेल होता है इसकी जो शेप होती है वो डंबल लाइक होती है, ठीक है। जिस तरह हम लोग देखते हैं कि जो जिम वगैरह जब करते हैं तो उस वक्त हम लोग वेट उठाते हैं, ठीक है, उस टाइप का ये ऑर्बिट होता है पी ऑर्बिट। अब डी ऑर्बिट जो होता है, डी सब शेल जो होता है इसकी जो शेप होती है वो डबल डंबल होती है, ठीक है। ये मेरे पास डबल डंबल। अब जो एफ सब शेल होता है इसकी भी कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है, तकरीबन जिस तरह इसमें 4 फोल्ड है, ठीक है, 1 2 3 4 इसी तरह की शेप होती है इसकी, लेकिन उसके अंदर 8 फोल्ड होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है इसकी एफ सब शेल की, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एल से। इधर से हम लोग को पता चल गया कि एक जो ऑर्बिट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो ऑर्बिट्स होता है के एल एम एन, जिन्हों मैंने ऑर्बिट कहा है, यानी कि जिनको शेल कहते हैं, इन शेल के अंदर मजीद छोटे छोटे शेल होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं सब शेल। अब हम लोग देखते हैं कि एक शेल के अंदर कितने सब शेल होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास वैल्यू है एन की वैल्यू 1 है तो उसके अंदर कितने शेल्स होंगे, अब ये देखते हैं, ठीक है। ये मेरे पास है जी एन और इधर मैं बना लेता हूँ एल और इधर मैं लिख लेता हूँ कि कितने मेरे पास ऑर्बिट्स होंगे, ठीक है। ये मेरे पास अगर एन की वैल्यू 1 हो तो एल की वैल्यू क्या होगी और कितने ऑर्बिट्स होंगे, कितने सब शेल्स होंगे। अब अगर मेरे पास एन की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, पहला ऑर्बिट है, तो पहले ऑर्बिट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सब शेल होता है, तो इधर यानी कि कौन सा सब शेल होता है, एस सब शेल। एल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और जो सब शेल होगा कौन सा सब शेल होगा, 1s, ठीक है। इस तरह अगर मैं एन की वैल्यू करता हूँ 2, ठीक है, 2 अगर मेरे पास वैल्यू होगी एन की तो इधर 2 सब शेल हो गए, एक हम लोग कहते हैं एस, एक को कहते हैं पी, ठीक है। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 और 1, ठीक है। 0 रिप्रेजेंट कर रहा है एस को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है पी को, तो हमारे पास 2 सब शेल होंगे के एल के अंदर, ठीक है। इसी तरह अगर एन की वैल्यू है 3 तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है एम शेल को, एम शेल के अंदर 3 सब शेल्स होते हैं, ठीक है, 0 1 2। 0 रिप्रेजेंट कर रहा है एस ऑर्बिट को, ठीक है, 3s, और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 3p को, और जो 2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 3d को। अब इसी तरह अगर n शेल है, ठीक है, n शेल के अंदर कितने सब शेल्स होंगे, हमारे पास 4 सब शेल होंगे, 1 2 3। इधर हमारे पास होगा 4s 4p 4d 4f, ठीक है, यानी कि 4 सब शेल्स होंगे इस शेल के अंदर। अब इनको कैसे याद करना है, एक फार्मूला याद कर लें आप, उस फार्मूले के ज़रिए आप लोग इजीली डिटरमाइन कर लेंगे कि एक शेल के अंदर कितने सब शेल होते हैं। एल की वैल्यू है जो एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, और एन से 1 छोटी होती है। जब एन की वैल्यू हमारे पास 1 होगी तो एल कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। एन माइनस 1 1 माइनस 1 0, तो एल 0 के बराबर होगा। अगर एन हमारे पास 2 है, ठीक है, ये 2 है, 2 होगा, 2 माइनस 1 1 आ जाता है, ठीक है। अब जो एल होगा वो 0 से लेकर 1 तक यानी कि 0 और 1 होगा। अगर इसी तरह 3 होता तो इधर हमारे पास कितना आंसर आता है, 2। तो जो एल होगा वो 0 से स्टार्ट होकर 0 1 2 होगा। अब इसी तरह अगर एन की वैल्यू 4 होती है, ठीक है, इधर मैं लिख लेता हूँ 4, एन की वैल्यू है 4, तो इधर कितना आंसर आता है 3, यानी कि एल की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगी और 3 तक जाएगी, 0 1 2 3। अगर एन की वैल्यू 2 है, ठीक है, 2 माइनस 1 1 आता है, तो एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है आपने, 0 1, ठीक है, 2 वैल्यूज़ होंगी। इस तरह यानी कि इस फार्मूले के ज़रिए हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे। वैसे भी अगर ये फार्मूला आपने नहीं याद रखना तो वैसे अपने माइंड में सोच लें कि हमें पता है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकते हैं, इसमें 8 आ सकते हैं, इसमें 18 आ सकते हैं, इसमें 32 आ सकते हैं, ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब अगर 2 आ सकते हैं तो इसमें के में सिर्फ और सिर्फ एक शेल होगा जिसे एस कहते हैं। इसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसमें 2 सब शेल होंगे, एस पी, इधर हो गया एस पी डी एफ, एस पी डी के में, और एन में होगा एस पी डी एफ, ठीक है, क्योंकि 2 एस में 6 पी में कितने हो गए, 8 हो गए, 10 डी के अंदर चले जाएंगे अगर हम लोग एम की बात करें। तो इस फार्मूले के ज़रिए भी आप लोग याद कर सकते हैं कि आप लोग याद कर लें कि एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 एस के बराबर है, अगर 1 हो एल की वैल्यू तो वो पी होती है, 2 हो तो डी होती है, 3 हो तो एफ होती है, ठीक है। इस तरीके के ज़रिए आप लोग डिटरमाइन कर लोगे कि अगर हमारे पास ऑर्बिट दिया गया है उसके अंदर कितने सब शेल हैं, ठीक है। अगर तीसरा आप लोग कह दिया जाता है कि तीसरे ऑर्बिट के अंदर कितने सब शेल्स हैं, ठीक है, तो आप लोग इजीली डिटरमाइन कर लोगे कि तीसरा सब शेल जो है हमारे पास
एम शेल की बात हो रही है, इसमें 3 सब शेल होंगे, ठीक है। इस तरह हम लोग देखते हैं कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसके ज़रिए हम लोग को क्या आइडिया मिलता है। अब हम लोग को यानी कि एक तो पता चल गया कि शेल के मतलब पता चल गया कि शेल क्या होती है, और शेल के अंदर जो ऑर्बिट्स होते हैं उनके बारे में हमें पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं कि ऑर्बिटल क्या चीज़ होती है। जो मैंने आप लोग को बताया था स्टार्ट में, ऑर्बिटल होती है 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। उस चीज़ के ऊपर, उस चीज़ के बारे में हम लोग को जो आइडिया देता है क्वांटम नंबर, वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब उसके बारे में देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या चीज़ बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है कि जो सबशेल होती है, एक सबशेल के अंदर कितने मैक्सिमम ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, ठीक है। हमें पढ़ा था कि जो ऑर्बिटल होती हैं उनके अंदर प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, ठीक है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। और जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो 3 डायमेंशनल होती है। जब हम लोगों ने बोहर का मॉडल पढ़ा था, बोहर के मॉडल के डिफेक्ट्स को स्टडी किया था, तो वहाँ पर हम लोगों ने जीमान इफेक्ट पढ़ा था। जीमान इफेक्ट क्या था, यानी कि जब स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर आते हैं तो ये मजीद आगे छोटी छोटी स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। वो होता कैसे है एक्चुअल में, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर आते हैं तो जो ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, जो जिनकी डीजेनरेट ऑर्बिट्स होती हैं, जो उनकी डीजेनरेसी खत्म हो जाती है, ठीक है, यानी कि ऐसी ऑर्बिट्स जिस तरह हमने पढ़ा कि एक सबशेल के अंदर कितने डीजेनरेट ऑर्बिट होती हैं, पी में 3 होती है, उनकी एनर्जी एक जैसी होती है, ठीक है। जब उनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर जाती हैं तो उनकी डीजेनरेसी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो जब उनकी डीजेनरेसी खत्म होती है तो इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में भी जाता है। जब उन ऑर्बिट से होकर आता है, ठीक है, तो ज़्यादा स्पेक्ट्रल लाइन पैदा होती हैं। ये था ज़ीमान इफेक्ट के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अगर हमारे पास सबशेल 1 है, ठीक है, मेरे पास अगर शेल है, एल से रिप्रेजेंट किया जाता है सब शेल को, ठीक है। अगर एल की वैल्यू 0 है तो मेरे पास एम की वैल्यू कितनी होगी, एम भी 0 के बराबर होगी, ठीक है। जब एल की वैल्यू 0 होगी तो एम की वैल्यू भी 0 होगी। और जो सब शेल होगी, सब शेल एल, सब शेल 0 सब शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल होगी, ठीक है, एक ही ऑर्बिटल होगी। अब अगर एल की वैल्यू है जी 1, ठीक है, तो हमने पता है कि एल की वैल्यू अगर 1 होती है वो रिप्रेजेंट करते हैं पी सबशेल को। अगर पी सबशेल होगा तो उसकी एम की वैल्यू कितनी होगी, 0 -1 0 1, ठीक है। तो इसके अंदर 3 यानी कि ऑर्बिटल्स होंगी, पी एक्स, पी वाई, पी जी, और ये एस ऑर्बिटल को ज़ाहिर करता है, ठीक है। इसी तरह अगर एल की वैल्यू है मेरे पास 2, तो इसके अंदर ऑर्बिटल्स कितनी होंगी, तो इसके अंदर ऑर्बिटल्स होंगी 5, यानी कि -2 -1 0 1 2, 5 ऑर्बिटल्स होंगी इस सब शेल के अंदर। ये एक्चुअली जो 2 की वैल्यू है ना, एल की वैल्यू 2 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डी को। एल की वैल्यू अगर 1 है वो एस सब शेल, वो पी सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारे पास एल की वैल्यू 0 है वो एस सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। डी के अंदर हमने पढ़ा है कि जब डी सब शेल होगा, डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, डी जेड स्क्र, यानी कि ये 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। इसी तरह अगर एल की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3, ठीक है, जब एल की वैल्यू 3 होगी तो वो कौन से सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा, वो एफ सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इधर हमारे पास कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, एफ सब शेल के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होंगी, ठीक है, 7 सब शेल्स होंगी, 7 ऑर्बिटल्स होंगी एफ सब शेल के अंदर। इसको अब ये पता चलाना कि एक सब शेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, इसके लिए एक फार्मूला है। अगर आप लोग इस फार्मूले को याद कर लो तो आप लोग इजीली डिटरमाइन कर लोगे कि किसी भी सब शेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, ठीक है। 2l+1, ठीक है। अगर l की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एक ही ऑर्बिटल होगी। अगर l की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 3 आता है आंसर, तो 3 ऑर्बिटल्स होंगे। अगर l की वैल्यू आ जाती है 2, 2 2 4 4 + 1 5, ठीक है। अब ये फार्मूले के ज़रिए हम लोग इजीली डिटरमाइन कर लेंगे, यानी कि अब ये फार्मूले के ज़रिए हम लोग इजीली चेक कर लेंगे कि एक जो सब शेल है, सब शेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर l की वैल्यू 2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डी सब शेल को, अगर 3 होती है l की वैल्यू तो वो एफ सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ सब शेल के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है, और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, ठीक है। ये था यानी कि ऑर्बिटल्स के बारे में आइडिया, ठीक है, जो हमें मिलता है
कौन से क्वांटम नंबर के जरिए मिलता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यहाँ से भी पता चल गया कि हम लोग को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से शेल के बारे में आइडिया मिलता है, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर से सब शेल, और जो सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होती हैं जहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, वो हम लोग को आइडिया मिलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के जरिए, ठीक है। अब इसी तरह एक मैं यानी कि चार्ट बनाता हूँ, जिस चार्ट के जरिए हम लोग इजीली यानी कि रिवाइज कर लेते हैं इन चीज़ों को, जो चीज़ें हम लोगों ने इधर पढ़ी हैं कि अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। उसी तरह m की वैल्यू क्या होगी, अगर m की वैल्यू 0 आती है या 1 आती है या m की वैल्यू 1 2 3 आती है तो उसके अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होंगे। ये इधर एक चार्ट बनाते हैं, चार्ट के जरिए हम लोग यानी कि जो चीज़ें हम लोगों ने इधर पढ़ी हैं उन्हीं को एक बार रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद एक दो क्वेश्चन करेंगे कि अगर n की वैल्यू 2 है तो उसके अंदर कितनी ऑर्बिटल्स हैं, इनको ये कैसे चेक किया जाता है। हमने पढ़ा है कि जो n है, n की वैल्यू हमेशा स्टार्ट होती है 1 से। अगर मेरे पास n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी, अगर n की वैल्यू 1 है तो l मेरे पास 0 होगा, ठीक है। इसी तरह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अगर ये मेरे पास 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी क्या होगा, 0 होगा। ये हमने फार्मूला पढ़ा 2l + 1, ठीक है। इसी तरह इधर भी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि 0 से स्टार्ट होती है और n-1, इस फार्मूले के ज़रिए हम लोग l की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हमें n की वैल्यू पता हो, अगर l की वैल्यू पता है तो m की निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसी तरह अगर n की वैल्यू 1 है तो उसके अंदर जो सब शेल होगी वो 1 होगी। कौन सी सब शेल होगी, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है s सब शेल को, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि उसके अंदर ऑर्बिटल जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल होगी, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास आ जाती है n की वैल्यू 2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये के शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है एल शेल को। एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर कितनी सब शेल होगी, 0 और 1, ठीक है। 0 रिप्रेजेंट कर रहा है एस को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है पी ऑर्बिटल को, ठीक है। अगर हमारे पास एस है, एस के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है। ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, एस सब शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल। अगर हमारे पास पी की, अगर एल की वैल्यू 1 है तो एम किसके बराबर होगा, 1 0 और -1, ठीक है। 1 0 -1, ठीक है। इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होंगे, px py pz, ठीक है। अब इसी तरह अगर मेरे पास आ जाता है जी n की वैल्यू है 3, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, के एल एम एम सब शेल को। एम सब शेल के अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर कितने एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2, एस पी और ये डी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हमारे पास एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अगर ये 1 है तो हमारे पास आ जाएगी -1 0 1। अगर 2 है तो मेरे पास आ जाएगी -2 -1 0 1 2, ठीक है। अब अगर 0 है रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऑर्बिटल है, 3 वैल्यूज़ हैं तो 3 ऑर्बिटल है। अब 5 हैं तो 5 ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डी के अंदर हमने पढ़ा है कि 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। इसी तरह अगर हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है 4, ठीक है, तो कौन सी कितनी ऑर्बिटल्स होगी, n सब शेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होगी, 4 ऑर्बिटल्स होगी, 0 1 2 3। यानी कि l की वैल्यू 0 भी होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी और 4 वैल्यूज़ होंगी l की, s p d f, ठीक है। s के अंदर हमने पता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, 0 -1 0 1 -2 -1 0 1 2, और इसी तरह इधर आ जाए -3 -2 -1 0 1 2 3। यानी कि कितनी ऑर्बिटल होंगी, 1 3 होगी इसके अंदर, 5, इसी तरह ये 7 ऑर्बिटल। अगर नज़र नहीं आ रहा तो ये मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितनी ऑर्बिटल्स होंगी n सब शेल के। अगर n की वैल्यू 4 आती है तो कितनी सब शेल्स होंगी टोटल, 1 4 4 और 5 9 9 और 7 16, ठीक है। यानी कि 16 ऑर्बिटल्स होगी अगर n की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से हम लोग इजीली डिटरमाइन कर लेंगे कि एक शेल के अंदर कितने सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है। अब मैं एक दो क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूं जिसके ज़रिए आप लोग इजीली चेक कर लोगे कि कोई भी अगर आपको दे दिया जाता है कि कह दिया जाता है कि n के अंदर कितने, n की वैल्यू अगर 2 है कितने उसके अंदर सब शेल्स होंगे, ठीक है। इस तरह अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होंगी, ये आप लोगों ने ईजिली चेक कर सकते हो। अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि n की वैल्यू है 3, आप लोग चेक करके बताओ कि उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगी। अब n की वैल्यू अगर 3 है तो वो कौन सा शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 k को रिप्रेजेंट करता है, 2 l को, और m यानी कि m शेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं। पहले चेक करें
एम शेल के अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, उसके अंदर कितनी सब शेल हो सकती हैं, एसपीडी, ठीक है, 3 सब शेल। एस में 1 होती है ऑर्बिटल, पी में कितनी होती हैं, 3, 4 होगी, डी में कितनी होती हैं, 5, 4 और 5 9, टोटल यानी कि 9 ऑर्बिटल्स होंगी इसके अंदर। अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता तो आप फार्मूला तैयार कर लें, एक यानी कि ट्रिक है एन स्क्वायर, जो भी आपको दिया जाता है ना, एन की वैल्यू है मसलन 3 है, अब 3 का स्क्वायर होता है 9। अगर आपको कह दिया जाता है कि 2, अगर एन की वैल्यू 2 है यानी कि एम सब शेल, एम शेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, 2 का स्क्वायर कर ले तो 4 आएगा। यानी कि इस फार्मूले के ज़रिए आप लोग ये चेक कर लोगे कि एक शेल के अंदर मैक्सिमम कितनी ऑर्बिटल्स हो सकती हैं। इसी तरह आप लोग कह दिया जाता है कि एन की वैल्यू है जी 4, ठीक है, 4 के लिए आप इजीली डिटरमाइन कर लोगे कि 4 के अंदर कितनी सब शेल आ सकती हैं, ठीक है, वो होती हैं 16, ठीक है। अब चेक करना कि एक सब शेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल हो सकती हैं। मसलन आप लोगों को कह दिया जाता है कि एल की वैल्यू है आपके पास 3, इसके अंदर कितनी मैक्सिमम ऑर्बिटल होगी, तो मैंने आप लोगों को बताया कि एल की वैल्यू 3 है, ये कौन किस सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, SPDF। अगर ये 3 हो तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं F सब शेल को, ठीक है। अब F के अंदर हमने पढ़ा है कि 7 मैक्सिमम ऑर्बिटल होती हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है इस तरह यानी कि पता चलता तो आप फार्मूला तैयार कर लें, 2l+1 यानी कि 2l की वैल्यू 3 + 1, ये आ जाता है 7, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को जब करवाया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पीछे, तो उस वक्त मैंने आपको ये फार्मूला बताया था। इसी तरह अगर आप लोगों को कह दिया जाता है कि हमारे पास अगर l की वैल्यू है 2, l की वैल्यू 2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस सब शेल को, SPD सब शेल को, डी सब शेल के अंदर कितनी मैक्सिमम ऑर्बिटल्स होगी, तो आप लोग फार्मूला अप्लाई कर लें, 2l+1 यानी कि ये मेरे पास आंसर आ रहा है 5। डी के अंदर हमने पढ़ा है कि 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, DXY, DYX, DZX, DX² - Y² और DZ², ठीक है। ये सारी बातें तो थी 3 क्वांटम नंबर के बारे में, यानी कि ये जो 3 क्वांटम नंबर हैं इनका आइडिया हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिलता है। अब इसके बाद है चौथा क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। उसके बारे में देखते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या चीज़ बताता है, किस चीज़ के बारे में बताता है। अब स्पिन क्वांटम नंबर से हम लोग को पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी रिवॉल्व करता है, लेकिन अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी रिवॉल्व करता है, ठीक है। यानी कि ये इसका एक्सिस जो होता है, ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने के साथ साथ अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी रिवॉल्व करता है, ठीक है। जब ये अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो या तो 1/2 होगी या -1/2 होगी, ठीक है। ये 1/2 और -1/2 दीज आर स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, जो बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने स्पिन के इर्द गिर्द भी रिवॉल्व करता है। हमने पढ़ा है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा अपने स्पिन के अब इन 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा अपने स्पिन यानी कि करेगा अपने एक्सिस के इर्द गिर्द, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा अपने एक्सिस के इर्द गिर्द, ठीक है। अब ये नहीं है कि जो स्पिन करेगा क्लॉकवाइज उसे हम लोग पॉजिटिव से शो करेंगे, और ऐसा इलेक्ट्रॉन जो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उसे -1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर हमने दिया है यानी कि +1/2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज को, ये करेगा क्लॉकवाइज को। अगर ये क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज को रोटेट करेगा। लेकिन यह है कि 2 इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा अपने एक्सिस के इर्द गिर्द वो एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। एक या क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 2 वैल्यूज़ होती हैं स्पिन क्वांटम नंबर की, जो रिप्रेजेंट कर रही हैं इलेक्ट्रॉन के स्पिन को अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द। ये था 4th क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसे हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।